हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल थ्योरी करा था और इससे संबंधित जो कुछ भी न्यूमेरिकल फार्मूला चाहिए था वो सारी चीज़ आपको मिल गया है। अब आगे के सेशन में हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे। क्या पूछा है आपसे कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोला जा रहा है कि कोई m द्रव्यमान का वस्तु है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से जा कर के किसी दीवार से टकरा जा रहा है और दीवार से टकराने के बाद रिटर्न आ जा रहा है। तो कह रहा है कि इस दौरान जो उसके संवेग में परिवर्तन हुआ वो कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सपोज कीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है और ये v वेग से चल रही है। सर ये किस वेग से चल रही है? v वेग से चल रही है और यहाँ पे एक दीवार है, इससे ये टकरा रहा है। इससे ये क्या हो रहा है? टकरा रहा है। टकराने के बाद ये विपरीत डायरेक्शन में, ये क्या हो रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में इसी चाल से आ रही है। मतलब इसका चाल यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग जो है वो बदल रहा है। मतलब क्या कि v वेग से इधर से गया और उधर से आया, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि विपरीत दिशा में वेग हो रहा है, जबकि द्रव्यमान क्या है आपका, सेम ही है। तो आपसे पूछा है कि इस दोनों ही स्थिति में संवेग में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा, वो संवेग में परिवर्तन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये इधर से ये गया तो इसके संवेग को आप P1 मान लीजिए और फार्मूला तो आपको पता है कि संवेग का फार्मूला क्या होता है, P = mv होता है, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान और v क्या है, वस्तु का वेग है। तो आप P1 यहाँ से निकाल सकते हो, वस्तु का द्रव्यमान m और ये आपका v, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये इधर से जा रहा था तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब फिर ये इधर रिटर्न आ रहा है तो इसके संवेग को आप P2 मान लो। चूंकि इसका वेग माइनस में है, क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, तो m × -v लिख दे। आप कहेंगे बिल्कुल लिखिए सर। तो आप इसको P2 = -mv तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जब टकराया और टकराने के बाद रिटर्न आया तो दोनों संवेग में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा और वो परिवर्तन क्या है। मतलब क्या कि आपसे संवेग में परिवर्तन मतलब डेल P पूछ रहा है। और मेरे मित्र, आपको पीछे के सेशन में मैंने बताया था कि जब भी हम संवेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो दूसरा संवेग में से पहला संवेग को घटा देते हैं। मतलब डेल P = हम लोग क्या लिखते हैं, P2 - P1। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे ट्राइंगल का साइन देख रहे हैं इसको हम लोग डेल P बोलते हैं और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब होता है। तो संवेग में परिवर्तन डेल P = P2 - P1। मेरे मित्र, P2 कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर डेल P = P2 - mv दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -mv दिया हुआ है और हमको माइनस करना है क्या, P1 को। तो P1 कितना है, mv है आपका, कितना है, mv। आप जब इसको लिखेंगे तो डेल P = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सर -2mv। कितना लिखेंगे, -2mv। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइनस का साइन है बस ये बता रहा है कि ये विपरीत दिशा में वेग हुई है। ये सिर्फ वेग के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि आपका संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 2mv हुआ है। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 2mv हुआ है। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे यहाँ पे माइनस साइन को लेकर के परेशान हो जाएंगे और अगर ऑप्शन में -2mv रहता तब आप लोग उसको भी टिक कर देते, टिक करने से नहीं चकते। तो मेरे मित्र, यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जो मेरा दूसरा संवेग है, जो मेरा दूसरा संवेग है
वो उसके पहले संवेग के विपरीत दिशा में हो रहा है, मतलब वेग जो है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल, सिर्फ आपसे संवेग का फार्मूला पूछा है। क्या कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी आप न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ते हैं उन सारे फार्मूला को हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में अब आपसे सीधे सीधे फार्मूला भी पूछा जाता है। अब वो ट्रेंड चला गया कि आपको एक परंपरा के रूप में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको विशेष करके इन सारे चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। मेरे मित्र, आपको पता है कि संवेग का फॉर्मूला mv होता है, जहाँ पे m जो है ये किसके लिए होता है, ये m द्रव्यमान के लिए होता है, वस्तु के द्रव्यमान के लिए, और v जो है ये वस्तु के वेग के लिए होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, संवेग कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, इससे आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि संवेग का यूनिट क्या होगा। मेरे में आप में से बहुत सारे मित्र क्या करते हैं कि संवेग का यूनिट रटना शुरू कर देते हैं, जबकि बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, बाकी के आप डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लेंगे और इसका यूनिट भी निकाल लेंगे। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए इससे आपको दो क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना रहती है। क्या कि पहले तो आपका इससे यूनिट पूछ लिया जाता है, तो जब भी आपसे इसका यूनिट पूछा जाए किसका, संवेग का, तो मास का यूनिट होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाता है, तो ये संवेग का यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। मतलब क्या कि आपसे आपके एग्जाम में विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, विमीय सूत्र। और मैंने आपको डायमेंशन वाले क्लास में बताया था कि अगर आपको किसी क्वांटिटी की यूनिट मालूम है तो उसका आप डायमेंशन फार्मूला आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपको डायमेंशन फार्मूला मालूम है तो उसका आप यूनिट आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, तो मेरे मित्र यहाँ पे केजी मास के लिए है, तो मास के लिए आपको मैंने बताया था कि m लिखना है, और मीटर यहाँ पे मीटर के लिए आपको मैंने बताया था कि l लिखना है। चूँकि केजी मीटर पर सेकेंड है तो मीटर बटा सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी तो लिखते ही हैं ना सर, मीटर पर सेकेंड -1, ऐसे तो लिखते हैं ना, मीटर सेकेंड -1। तो आप ये साइन क्या बता रहा है कि ये सेकेंड जो है भाग में था, ऊपर गया इसीलिए माइनस हो गया। तो भाई ml तो आपने लिख लिया, अब t लिख दो और t टू दी पावर -1 कर दो। यही आपका क्या हो गया, संवेग का विमीय सूत्र हो जाता है ml t टू दी पावर -1। एक चीज़ और याद रखेंगे कि हम लोग संवेग संवेग कहते रहते हैं, तो कभी कभी आपके एग्जाम में संवेग सदिश राशि है या अदिश राशि, इसकी भी चर्चा कर ली जाती है। तो देखिए 100 से संवेग होता है और 100 से सदिश होता है, तो आपका संवेग जो है ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बस ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप में से बहुत सारे इसको छोड़ के आते हैं अपने एग्जाम में, बस सही कंसेप्ट ना होने की वजह से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे इसको पढ़िए के उधेड़बुन में फंस गए होंगे कि आखिर ये क्या कह रहा है, लेकिन ज़रा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे कि कह रहा है कि एगो कोई ट्रैफिक लाइट है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कार खड़ा है, कोई कार आपका खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि पीछे से एक ट्रक आ रही है, पीछे से एक ट्रक आ रही है, और इसका वेट जो है ट्रक का वो कितना है, वो है 2000 केजी, और वेग इसमें कितना है, मास इसका है 2000 केजी, और ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। अब ये कार बेचारा यहाँ पर खड़ा है, अब ये जा करके इस कार को टक्कर मार देता है पीछे से,
ये क्या करता है, टक्कर मार देता है पीछे से। अब कार और ट्रक जब दोनों एक दूसरे में टक्कर होती है तो ये क्या करता है कि ये आगे की ओर बढ़ता है, और उस सिचुएशन में दोनों टकराने के बाद कार और टक्कर एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ता है। 8 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप ये बताइए कि कार के द्रव्यमान क्या है, इस कार का द्रव्यमान क्या है, मास क्या है। अब आप कैसे बनाएंगे इसको। मेरे मित्र, आपने पीछे के सेशन में देखा था कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते, तो कहते सर संवेग संरक्षण सिद्धांत से। और संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो हमेशा निश्चित होता है, हमेशा फिक्स होता है। मेरे मित्र, यहाँ पे यही चीज लागू होगा क्या, कि टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग, इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग। यही चीज यहां भी लागू होगा। ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा। अरे भाई, टक्कर से पहले ट्रक जो है ये क्या कर रहा था कि 10 मीटर पर सेकेंड के गति से चल रहा था, और इसका इसका द्रव्यमान कितना था, 2000 kg। तो टक्कर से पहले ट्रक का संवेग क्या था, तो आप कहेंगे कि सर 2000 गुना 10 कर दीजिए, ये टक्कर का पहले का संवेग था। काहे तो m भी होता है, क्या होता है सर, m भी होता है। अच्छा, आप कहिएगा कि सर कुल संवेग में संरक्षित रहता है, मतलब m1 u1 इन प्लस m2 u2। अरे हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही ना हम लोग लिखते हैं सर, यही ना लिखते हैं। तो हम यहाँ पे m1 u1 मान लीजिए कि ये m1 है और इसका प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकेंड था, तो 2000 गुना 10 हम यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत तो ना किए। अब हम यहाँ पे क्या करते सर कि कार का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, तो आप कहिएगा कि सर कार का द्रव्यमान मान लीजिए कि m था, और जब रुकी हुई थी तो इसका वेग ऑब्वियस सी बात है 0 था, तो इस सिचुएशन में तो ये 0 ही हो जाएगा। अगर हम इसको सीधे लिख देते तो आप लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए यहाँ पे कार का संवेग क्या होगा भाई, कार का तो द्रव्यमान हमको निकालना ही है, तो हम मान लिए m, कार का द्रव्यमान कितना m, चूंकि रुकी हुई है तो इसका वेग क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए एकरा और एकरा गुना कीजिएगा तो 0 ही नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं टक्कर के बाद का संवेग। जब ये एक दूसरे के साथ टकराता है तब दोनों संयुक्त रूप से 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पे द्रव्यमान और वेग को हमको फरकेट करके ना समझना, मतलब ये दोनों एक से टकरा गया, चिपकले चल गया। तब भाई चिपकले चल गया तो जितना ट्रक के द्रव्यमान होगा, जितना ट्रक के द्रव्यमान होगा और जो कार के द्रव्यमान हम माने हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 प्लस m हो गया। पूरा सिस्टम का जब टक्कर कार और ट्रक में टक्कर हुआ और जब दोनों मिल करके 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना शुरू किया, तो भाई दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया, तो 2000 प्लस m। अब वेग कितना है, तो आप कहेंगे सर 8। तो टक्कर के बाद तो यही ना आपको दिख रहा है, तो लिखिए कि टक्कर के बाद 2000 प्लस m इंटू 8। अब ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर आप यहाँ पे m1 u1 लिए, ये तो समझ गए, m2 u2 लिए, ये भी समझ गए, लेकिन आप यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 लिखे हैं। अरे भाई ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कुल संवेग हो जाएगा सिस्टम का। और जब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रक जो है पहले कार से टकरा रहा है और पूरे कार को अपने साथ ले जा करके, मतलब संयुक्त रूप से जा रहा है, तो दोनों का द्रव्यमान और वेग तो संयुक्त रूप से पहले ही क्लियर कर दिया है, इसीलिए हमको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का संयुक्त द्रव्यमान कितना हो गया 2000 प्लस m। कौन वेग से जा रहा है, तो 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा
तो 2000 गुना 10 ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा 20,000। ये जीरो हो जाएगा, m इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो को लिखे ना लिखें बतवा बराबरे है। 20,000 इक्वल्स टू ये 8 से 2000 को गुना कीजिए हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। अब फिर ये 8 से m गुना होगा तो हो जाएगा 8m। अब 20,000 में से 16,000 को घटा लीजिए, इक्वल टू 8m रहने दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये 4,000 हो जाएगा और इक्वल टू 8m हो जाएगा। ये 8 से कटेगा सर 500। मतलब क्या कि जो कार का द्रव्यमान हम m माने थे वो कितना है, तो 500 kg का है। कितना है सर 500 kg का। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग का चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा सवाल कह रहा है कि एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का क्या मान होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। और मैंने आपको कई बार बोला है मेरे मित्र, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले डाटा को पढ़ें कि डाटा क्या कह रहा है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बात क्या है यहाँ पे कि एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको a जो है वो दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वस्तु का या पिंड का जो मास है, जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है, तो सर दिया हुआ है 0.5 kg। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एकरे हम लोग आधा किलो भी बोलते हैं। ये है एकरा हम 1/2 kg भी लिख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि बल का मान क्या होगा मेरे मित्र, F इक्वल टू ma होता है। तो F इक्वल टू मास 0.5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र आपसे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप फोर्स के लिए इक्वेशन देख रहे हैं, बल के लिए जो व्यंजक देख रहे हैं, ये आपका कहाँ से आया है, तो ध्यान में रखेंगे कि सर ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से आपको बल का व्यंजक मिलता है। और मेरे मित्र आप ये भी याद रखेंगे कि आपका जो ये बल है ये संवेग में परिवर्तन के दर के रूप में भी डिफाइन होता है। तो अगर आपको कहीं पे ये भी मिल जाए कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है, तो आप कहेंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा कि उस पर लगे हुए बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, उस पर लगे हुए बल के समानुपाती होती है। दोस्तों मैंने इस चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपके न्यूमेरिकल थ्योरी वाले क्लास में करा है, और मुझे उम्मीद है कि आप पहले वो देखे होंगे फिर ये क्लास को देख रहे होंगे। तो ज़्यादा बेहतरी से समझने के लिए आपको पहले थ्योरी का क्लास देखना चाहिए, फिर उससे प्रॉब्लम संबंधित क्लास को देखना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस घबराइएगा नहीं। आपको एक बस नया फार्मूला याद रखना है। कह रहा है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गति ऊर्जा से गति कर रही है। मतलब क्या कि एक वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान है कितना 1 ग्राम, ठीक है। और ये कोई आपका दूसरा वस्तु है, ये आपका कोई दूसरा वस्तु है और इसका द्रव्यमान है आपका कितना 4 ग्राम। कितना है 4 ग्राम। कह रहा है कि दोनों एक ही गतिज ऊर्जा से जा रही है। दोनों क्या हो रही है, एक ही गतिज ऊर्जा से जा रही है। तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा। अब जो उसका रेखीय वेग होगा उसके परिमाण का अनुपात क्या होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और ये किसी भी वस्तु में उसके गति के चलते उत्पन्न होती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। हालांकि मैं आपको अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इसके जस्ट बाद यही चीज़ पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? हाफ m, तो 1 ग्राम है। तो हम यहाँ पे पहले सिंपल कह रहे हैं कि दोनों जब गतिज ऊर्जा दोनों की समान ही है, तो हम लिख लेते हैं सर कि m1 और इसका v1² इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m2 अब v2²। m2 v2²। क्यों? तो सर यहाँ पे क्या किए हैं कि इसका जो गतिज ऊर्जा था वो और इसका जो गतिज ऊर्जा था वो क्वेश्चन में दिए गए आदेशानुसार, आदेशा नहीं निर्देशानुसार हमने बराबर कर दिया है। हमने क्या कर दिया है सर? बराबर कर दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? इनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से कर दीजिए। तो सर m1 अब v1² इक्वल टू m2 v2² तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसको क्यों काट दिए? क्योंकि दोनों तरफ ये बराबर था, तो बराबर के अगर एक तरफ भी वही संख्या हो और एक तरफ दूसरे तरफ भी वही संख्या हो तो दोनों को आप कट कर सकते हैं। आपको निकालना है किसका? कि सर उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं सर, इसको एक बार ऐसे लिख दें m1 v1² अब बटा m2 v2²। m2 v2²। इसको हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे कुछ ना है तो 1 मान लिए, कुछ ना है तो क्या कर लिए? 1 मान लिए। और इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं सर कि m1 v1² इक्वल टू क्या कर दे सर? m2 v2²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, फिर आपका यही टर्म यहीं पे आ गया, लेकिन मैं आपको समझाने के वास्ते ऐसा लिख रहा हूँ। आपको रेखीय वेग में ये बताना है कि अनुपात क्या होगा। तो क्या करते हैं सर कि अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि सर v1² अब बटा v2², v1² अब बटा v2² इक्वल टू m2 अब बटा m1, तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आप फिर यहाँ पे चकमा खाएंगे। मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखा कि दोनों की गतिज ऊर्जा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर है। हाफ m1 v1² इक्वल टू हाफ m2 v2²। यहाँ से हाफ को हम कैंसिल कर दिए। हम यहाँ पे फिर लिख दिए m1 v1² इक्वल टू m2 v2²। दोनों को अगर बट्टा मिलाएंगे तो कुछ ना है तो 1 डाल ही सकते हैं, 1 के बराबर में रहता ही है। तो हम इसी को फिर से यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट करके लिख दिए ताकि मैं आपको अगर इस स्टेप के बाद ये यहाँ पे लेके चले आता तो आप कंफ्यूज कर जाते कि आप सॉल्व तो किए नहीं और सीधे यहाँ पे लेके चले आए। अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर अगर आप करेंगे तो वही आएगा। बस यहाँ से आपको चूंकि v1 रेखीय वेग में अनुपात निकालना है, तो v1² बटा v2² इक्वल टू m2 बटा m1। मेरे मित्र यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, तो v1 बटा v2 अगर हम इसको स्क्वायर को हटा दे इधर ले जाना चाहें तो आप कहेंगे कि सर रूट अंडर m2 बटा m1 हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा? m2 बटा m1। अब देखिए कि आपका ये v1 इंटू v2 है ना, सॉरी v1 इज टू v2 ना, तो या v1 बटा v2 रूट अंडर आप कीजिए यहाँ पे m2 आपका कितना है? 4 ग्राम है। m2 आपका 4 ग्राम है। m1 आपका कितना है? 1 ग्राम है। तो v1 बटा v2 आपका 4 का आप रूट निकालेंगे तो कितना होगा? तो सर आप कहेंगे 2 होगा, और 1 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो 2 बटा 1 मतलब जो ये रेशियो है वो 2:1 का है। कितना का रेशियो है? 2:1 का है। और ये भी जो है ये रेखीय वेग है। ये भी क्या है? रेखीय वेग है। अरे भैया आप गतिज ऊर्जा कैसे कहते हैं? तो कहते हैं सर हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु की रेखीय वेग, मतलब वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है उस वक्त की वेग की बात कर रही है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान क्या होगा?
बहुत ही आसान सा सवाल। पहले आपका दिया हुआ है मास, तो मास आप लिख लीजिए कितना है सर, तो 2 kg। फिर आपका कह रहा है कि बल इस पे कितना लग रहा है, F इक्वल टू कितना है 5 न्यूटन। आपसे पूछा है सर A क्या होगा, बहुत ही आसान है। F इक्वल टू क्या होता है सर, ma होता है। तो बल का वैल्यू यहाँ पे रखिए, मास कितना है 2 kg इंटू A कीजिए। अरे भाई A इक्वल टू हो जाएगा 5/2, मतलब क्या कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में इसके प्रॉब्लम बेस्ड के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।